हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। मैं भी मस्त। स्टार्ट करता हूं यार अपने इस लेक्चर को, जहां आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक रेडियस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम हर एक पॉइंट्स को, जो भी नीड्स है या फिर आपके स्कूल या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया, क्या उस जो आप पढ़े हो, जो कॉन्सेप्ट सीखे, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस में, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग आते हैं एटॉमिक रेडियस जो टर्म है उसका डेफिनेशन पे। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब होता है? तो एटॉमिक रेडियस का सिंपल सा मतलब है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच का जो दूरी है उसी को कहते हैं हम एटॉमिक रेडियस। मींस डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल का न्यूक्लियस तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक रेडियस। यानी हम इसे लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम बोल सकते हैं या शेल बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियस से लेकर आपका वैलेंस शेल के बीच का जो दूरी है उसे एटॉमिक रेडियस कहती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है कभी कभी कि क्या हम एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं? क्या इस एटॉमिक रेडियस को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों ऐसा? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो ये बतलाता है कि किसी भी आइटम के अंदर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि आपको लग रहा हो कि ये इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जो ये है वो एक्चुअल में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, यही आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़े होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जब पोजीशन फिक्स नहीं है तो हम इसलिए रेडियस को भी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाय द वे हमें एक अप्रॉक्स वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू लेकर चलना होता है जो, और जब आपको डेफिनेशन भी पूछा जाए तो आप डेफिनेशन यही लिखोगे। ओके, तो ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस के बारे में। इसके बाद एटॉमिक रेडियस में हम लोग टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात नेक्स्ट करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस पे आ जाते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एटॉमिक रेडियस आपके मेनली आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है कोवेलेंट रेडियस, जिसको हम आरसी कहेंगे। तीनों को एक करके समझ लेते हैं। फिर तीनों जो रेडियस है कोवेलेंट रेडियस, फिर दूसरा आपका आता है वैन डेर वाल्स रेडियस, और तीसरा जो है मेटेलिक रेडियस। पहले तीनों को समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम एक साथ तीनों को समराइज कर देंगे शॉर्ट में। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना मेरे लाइन को, किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, तो यहां पे देख रहे हो, मान लो हम ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल ले लिए जिसमें Cl के दो एटम है, ये पहला Cl है और ये दूसरा Cl है। इस Cl2 मॉलिक्यूल में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर का मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का आप यदि हाफ कर देते हो तो वही आपका कोवेलेंट रेडियस होगा। समझ आ रहा बात? तो यहां पे यदि हम इसका न्यूक्लियस को ये, और ये आपका ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कहलाएगा, लेकिन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को नहीं दे हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। समझ में आया ये चीज? वेरी गुड यार। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two covalently bonded atoms, in a molecule। समझ में आ गया कोवेलेंट रेडियस? एक सवाल मेरा आपसे, जरा बताना, ये जो कोवेलेंट रेडियस है ये एक्चुअल रेडियस से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखो ये न्यूक्लियस है ना, और कोवेलेंट रेडियस आपका एक्चुअल में आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, और एक्चुअल रेडियस क्या है? एक्चुअल रेडियस आपका यहां से लेकर यहां तक है।
तो जो कोवेलेंट रेडियस आ रहा है वो एक्चुअल रेडियस से कम आ रहा है। समझ में आया बात? तो बस हम यही बताना चाह रहे थे, और नोट करके आप भी लिख लेना, जो कोवेलेंट रेडियस होता है इज एक्चुअली स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस। क्लियर है ना यार? समझ आ रहा सब कुछ बढ़िया से? चलो यार, तो हम लोग अब ये कोवेलेंट रेडियस के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं वैन डर वाल रेडियस पे। आप लोग को जहां भी जरूरत पड़े यार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है वैन डर वाल रेडियस। चलिए, तो वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? आरवी से इसे डिनोट करेंगे। जो कोवेलेंट रेडियस देखे थे वो हम देखे थे किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में, लेकिन जो वैन डर वाल रेडियस की बात करते हैं वो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट है। कहां? कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में। नॉन बॉन्डेड का मतलब ये मान लो Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये भी मान लो Cl2 का मॉलिक्यूल है। यदि हम इसका न्यूक्लियस से इसी के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करें और उसका हाफ कर दें तो वो आपका कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। हम यहां पे बात कर रहे हैं वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस के लिए टू नॉन बॉन्डेड एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम बताओ क्या बॉन्डेड है क्या? नहीं, ये बॉन्डेड नहीं है। तो ये और ये आपके नॉन बॉन्डेड एटम है, और यदि हम इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस को मेजर करें और इसका यदि हाफ कर दे तो जो रेडियस मिलने वाला है वही आपका वैन डर वाल रेडियस है। क्लियर? चलो यार, तो इसको भी यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यही आपका क्या है? वैन डर वाल रेडियस है। क्लियर? चलो यार, इसको मैं लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। नॉन बॉन्डेड को हम आइसोलेटेड भी कहीं कहीं लिखते हैं। आइसोलेटेड का मतलब जो बिल्कुल अलग हो, उनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग ना हो। ये चीज समझ में आया? अब आप लोग बता दे यार मुझे, जो वैन डर वाल रेडियस होगा ना वो एक्चुअल रेडियस से ज्यादा होगा कि कम होगा? थोड़ा सोचो और बताओ। तो देखो, एक्चुअल रेडियस तो यहां से यहीं तक है ना, लेकिन जो वैन डर वाल रेडियस आ रहा है वो कहां से? यहां से लेकर यहां तक आ रहा है ना, जो कि क्या हम बोलेंगे एक्चुअल रेडियस से ज्यादा है कि कम है? तो ये डेफिनेटली ज्यादा है। तो इसीलिए हम यहां पे नोट करके लिख देते हैं कि वैन डर वाल रेडियस एक्चुअली ग्रेटर देन एक्चुअल रेडियस। बात आई समझ में? क्लियर? तो ये वैन डर वाल रेडियस। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला टाइप है वो कौन सा है? मेटेलिक रेडियस। तो समझते हैं मेटेलिक रेडियस को भी। मेटेलिक रेडियस जिसको हम RM से डिनोट कर देते हैं। तो देखो यार, मेटेलिक रेडियस समझने से पहले है ना हमें मेटेलिक बॉन्ड समझना पड़ेगा कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है। यदि नहीं भी पता हो तो समझा देता हूं यार अच्छे से, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाएंगे आप लोगों को हम। मेटेलिक बॉन्ड, जैसे किसी भी मेटल की हम बात करें तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर वेरी लूजली बॉन्डेड बाय इट्स न्यूक्लियस। मतलब मेटल के जो एटम हैं वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा होता है। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन जो होता है कैन इजीली एस्केप द एटम एंड दे स्टार्ट मूविंग अराउंड द मेटल एटम्स। यानी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आपके एटम को छोड़कर आसानी से निकल जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और जो मेटल एटम जिससे इलेक्ट्रॉन निकला था उस मेटल एटम को हम कह देते हैं कर्नल्स। समझ में नहीं आया तो अभी देखो समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपका कोई एक मेटल एटम है और इस मेटल एटम का ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल एटम का ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा होता है ना, वो मेटल के केस में बहुत कम फोर्स होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, और इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये मेटल एटम जो बचा इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन आपका बाहर हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम है ना, इसी को हम बोल रहे हैं कर्नल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका और इधर उधर मस्त घूम रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मतलब घूमता फिरता है। तो अब हम लोग मेटेलिक बॉन्ड को पहले समझ लेते हैं।
ये आपका जस्ट सिंपल सा एक डायग्राम हम बना दिया। देखो इसको जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ना, उसको समझने के लिए एक कंपैरिजन दिया जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहकर। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का मतलब क्या है? जैसे समुद्र में हमें हर जगह पानी ही पानी दिखता है ना, उसी तरह से मेटल के लैटिस की यदि हम बात करें, मान लो यही आपका मेटल है, तो इस मेटल की यदि हम बात करें, इसके अंदर यदि हम झांकें, तो जिस तरह से समुद्र में हर जगह पानी ही पानी होता है, उसी तरह से इस मेटल लैटिस के अंदर हर जगह आपका इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होता है। और कहीं कहीं जिस तरह से समुद्र में, सी में आइलैंड्स होते हैं ना, टापू, उस तरह से मेटल लैटिस के अंदर बीच बीच में कहीं कहीं ये कर्नेल्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम। समझ में आ रहा? मीन्स यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को पानी से कंपेयर कर दिया, जो हर जगह फैला है, हर जगह प्रेजेंट है। और क्या पानी एक जगह रुका रहता है सी में? नहीं, वो मूव कर रहा है। तो सेम वे में यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका मूव कर रहा है, लेकिन जो आइलैंड्स होता है समुद्र में, वो आपका एक जगह फिक्स होता है। सेम वे में यहाँ पे भी जो कर्नेल्स है वो अपनी जगह पे फिक्स है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड यार। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल दे रहे हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपको मेटल, पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं? कर्नल्स कह रहे हैं। अब बात आती है मेटेलिक बॉन्ड, हम लोग किसको कहेंगे? तो देखो यार, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड किसको कहते हैं? तो यार सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? ये जो कर्नेल्स है और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, उस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन और जो कर्नेल्स है, जो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। आया समझ में ना? वेरी गुड यार। तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। देखो यार, मैं बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं या जो भी चीजें हैं, ताकि आपको भी यार समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो और ज्यादा आपका भी जो नोट्स है ना बड़ा सिंपल बने। कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्लियर है ना यार? हाँ। तो फोर्स, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन और जो कर्नल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम क्या कर दिए? मेटेलिक बॉन्ड। हमें तो समझना था मेटेलिक रेडियस। चलिए समझ लेते हैं। जब मेटेलिक बॉन्ड समझ आ गया तो मेटेलिक रेडियस भी समझ आ जाएगा। मेटेलिक रेडियस हम किसको कह देंगे? तो देखो यार, मेटेलिक रेडियस क्या है? यहाँ पे जो ये आपको कर्नल्स दिख रहा है ना, ये जो कर्नल्स दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम, इस कर्नल्स का जो डिस्टेंस होगा उसको हम अगेन यहाँ पे भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही कहेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस को मेटेलिक रेडियस नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? इस दो कर्नल्स का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, उसके हाफ को मेटेलिक रेडियस कह देंगे। क्लियर है? क्लियर है ना यार? वेरी गुड यार। तो देखो मेटेलिक रेडियस क्या होगा? हाफ, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ the internuclear distance, half of the internuclear distance, so it is defined as the half of the internuclear distance between positively charged kernels. समझ में आ रहा? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स, यानी ये कर्नल्स और ये कर्नल्स, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस लिए, जिसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किया और इसका हाफ कर दिया, तो यही आपका क्या हो गया? मेटेलिक रेडियस। समझ में आया तीनों? तो अब हम लोग तीनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस और मेटेलिक रेडियस। तो अब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, तीनों में से कौन सा रेडियस सबसे बड़ा होगा? कोवेलेंट, मेटेलिक या फिर वैन डर वाल्स रेडियस? सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो देखो यार, सबसे जो यहाँ पे बड़ा होने वाला है वो आपका वैन डर वाल्स रेडियस है। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस में दो नॉन बॉन्डेड एटम लेते हैं जिसके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही नहीं है। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो वो सबसे दूर दूर होंगे, इसलिए वहां पे वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ग्रेटर होता है। क्लियर है? अच्छा, कोवेलेंट रेडियस में क्या है? कोवेलेंट रेडियस तो एक्चुअल रेडियस से भी कम होता है। कोवेलेंट रेडियस क्या है? आरसी इज स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस। देखो एक्चुअल रेडियस यहां से यहां तक था, लेकिन आपका कोवेलेंट रेडियस तो मात्र इतना ही है, तो ये तो एक्चुअल रेडियस से भी कम हो गया। तो यार कोवेलेंट को तो सबसे लास्ट में डाल दो, ये वैन डर वाल्स हो गया ना, ये मेटेलिक रेडियस। तो सबसे बड़ा जो होगा वो वैन डर वाल्स होगा, सबसे लीस्ट कौन होगा? कोवेलेंट। अच्छा, वैन डर वाल्स और मेटेलिक रेडियस में वैन डर वाल्स ज्यादा हो गया, मेटेलिक क्यों कम है? मेटेलिक में भी तो यार एक्चुअल रेडियस से ज्यादा ही आ रहा, फिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेटेलिक
रेडियस में क्या हो रहा है ना, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस कर्नेल्स पे भी फोर्स लगा रहा है और इस कर्नेल्स पे भी फोर्स लगा रहे हैं। देखो यार, बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस कर्नेल को भी खींच रहा है, इस कर्नेल को भी खींच रहा है। तो इस तरह से ये कर्नेल्स पे जब अट्रैक्शन लग रहा है तो ये थोड़ा पास आ रहे हैं। तो इस तरह से जो डिस्टेंस होगा दो कर्नेल्स के बीच का वो कम हो जाएगा और इसलिए मेटेलिक रेडियस वैन डेर वाल्स से कम होता है। बात आ रही है समझ में? चल यार, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा, देन मेटेलिक, देन कोवेलेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो आप याद रखें। और एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो वैन डेर वाल्स रेडियस होता है ना, जनरली हम लोग जो वैन डेर वाल्स रेडियस की बात करते हैं वो नोबल गैसेस के लिए, इनर्ट गैसेस के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस में आप तो कोवेलेंट रेडियस मेजर कर नहीं सकते हो, ना ही आप वहाँ मेटेलिक रेडियस की बात कर सकते हो क्योंकि वो मेटल तो होते नहीं है। तो इसीलिए इनर्ट गैसेस के केस में हम लोग वैन डेर वाल्स रेडियस मेजर करते हैं। बाकी के जो भी एटम्स एलिमेंट्स हैं उसमें आइदर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे या फिर मेटेलिक रेडियस की बात करेंगे। क्लियर ये चीज? तो ये अभी हमारा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट पे मूव करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वेरिएशंस होता है एटॉमिक रेडियस का वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल आप लोग ये नोट